हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे साइंस का सेट नंबर 3। ये सेट आपका बेहद इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये आपका सेट से आपका रेलवे में हेल्प मिल जाएगा, जेएसएससी सीजीएल में हेल्प मिल जाएगा, एसएससी में आपका हेल्प मिल जाएगा और आपका सीएचएसएल में यदि साइंस का प्रॉब्लम आएगा स्टूडेंट तो इस तरह का प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट। तो चलते हैं प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और इस पर हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि इस तरह का प्रॉब्लम यदि एग्जाम में हॉल में आए तो आपको कैसे सॉल्विंग करना है। चलो स्टूडेंट, ये आपका है पहला प्रॉब्लम। इससे इर्द गिर्द सभी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्विंग करेंगे और एक्स्ट्रा चीज भी इसमें पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो ये आपका साइंस का सेट नंबर 3 है। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर से ये प्रॉब्लम लिया गया है। ये प्रॉब्लम बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। चलो स्टूडेंट, पहला प्रॉब्लम को देखते हैं। आइडेंटिफाई द मिसमैच पेयर। इसमें से कौन आपका पेयर मिसमैच है, इसको आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। चलो स्टूडेंट, न्यूक्लियर थ्योरी, परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी क्वेश्चन आपका एक अलग से बनता है कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको बोलना है डाल्टन। डाल्टन एक साइंटिस्ट है जिसने आपका क्या किया था, परमाणु का सिद्धांत को क्या किया था, दिया था। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था स्टूडेंट? आपको बोलना है जे थॉमसन। जे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे जिसने आपका क्या किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। तो ये भी आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था स्टूडेंट? गोल्डस्टीन किया था। ये भी आपका याद रखना है कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन किया था। इसका मतलब न्यूक्लियर थ्योरी डाल्टन ने दिया था, ये सही है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन ने किया, ये भी सही है। प्रोटॉन का खोज किसने किया, गोल्डस्टीन ने किया, ये भी आपका सही है। न्यूट्रॉन का खोज एंडरसन ने नहीं किया था स्टूडेंट, ये आपका कौन किया था, चैडविक ने किया था। इसको आपको याद रखना होगा। इसका मतलब न्यूटन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। जेम्स चैडविक ने क्या किया था, न्यूटन का खोज किया था। एंडरसन ने आपका पॉजिट्रॉन का खोज किया था। तो आपका न्यूटन का खोज एंडरसन ने नहीं किया था, यही आपका क्या स्टूडेंट रॉन्ग है। तो इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि न्यूक्लियर थ्योरी किसने दिया, तो बोलना है डाल्टन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किसने किया, गोल्डस्टीन। न्यूटन का खोज किसने किया, चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था स्टूडेंट, चैडविक ने किया था। आपको याद रखना होगा कि न्यूटन का खोज किसने किया, तो जेम्स चैडविक ने क्या किया था, न्यूटन का क्या किया था, खोज किया था। चलो आगे की ओर चलते हैं। इस पर इर्द गिर्द कुछ प्रॉब्लम को और ले लेते हैं स्टूडेंट। और आपका पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था, एंडरसन ने किया था। इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यह बेहद इंपॉर्टेंट है, यह प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो आपका परमाणु सिद्धांत किसने दिया, डाल्टन ने दिया। न्यूटन का खोज किसने किया, न्यूटन का खोज आपका जेम्स चैडविक ने किया। उसके बाद प्रोटॉन का खोज किसने किया, गोल्डस्टीन ने किया। और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन ने किया। ये आपको याद रखना है। चलो स्टूडेंट, आपको ये आपका क्या है, परमाणु का आकार बना रहे हैं। परमाणु के नाभिक में क्या रहता है, ये याद रखना है कि परमाणु के नाभिक में जो होता है प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर मारता है। इसका मतलब स्टूडेंट बोलेगा कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर मारता है, तो आपको क्या बोलना है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर मारता है। अब देखो स्टूडेंट, आपसे पूछेगा कि प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, तो प्रोटॉन का चार्ज जो होता है पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, निगेटिव होता है। और न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ये आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है कि आपसे पूछेगा कि प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, तो आपको बोलना पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो निगेटिव होगा। न्यूट्रॉन का जो चार्ज होगा वो न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। ये आपको याद रखना है। चलो स्टूडेंट, आपसे पूछेगा कि प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, तो आपको बोलना है कि 1.6 गुना 10 के पावर क्या होगा, -19 कूलम होगा। ये आपका प्रोटॉन का क्या होता है, चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, -1.6 गुना क्या होगा, 10 के पावर -19 कूलम होगा। ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ये आपका हेलो स्टूडेंट्स, और आपको बता रहे थे कि प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है। तो आपका प्रोटॉन का जो चार्ज होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होगा। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो आपका क्या हो जाएगा, -1.6 गुना क्या हो जाएगा, 10 के पावर -19 कूलम हो जाएगा स्टूडेंट। ये आपको क्या करना है, याद रखना है।
तो प्रोटॉन का चार्ज जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो निगेटिव होगा। यह आपको याद रखना है। प्रोटॉन का आपका खोज जो किया था वो गोल्डस्टीन ने किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज जो किया था जे थॉमसन ने किया था। और आपका स्टूडेंट आपका जो न्यूट्रॉन का जो चार्ज होगा वो कोई भी चार्ज नहीं होगा, वह चार्जलेस होगा। इसका मतलब आपसे पूछे कि प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज होगा, ये होगा। अब देखो स्टूडेंट, ये आपका प्रोटॉन और नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर मारता है। ये आपको याद रखना है। चलो अब आगे का प्रॉब्लम को देखते हैं स्टूडेंट। एज पर the nuclear model, the Niels Bohr, what can be the maximum number of electron in any orbit? maximum इलेक्ट्रॉन कितना any orbit में रह सकता है, ये इसका फॉर्मूला पूछ रहा है स्टूडेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, नील्स बोर ने आपका ये फॉर्मूला बताया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो उसका फॉर्मूला होगा स्टूडेंट 2n का क्या होगा, स्क्वायर होगा। यदि आपका ये आपका सेल यदि पहला कक्षा रहेगा स्टूडेंट, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2n का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर होगा। तो फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 2 होगा। यदि आपका n इक्वल टू 2 रहे स्टूडेंट, तो सेकंड सेल में जो आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी क्या होगा 8 होगा। यदि स्टूडेंट n का वैल्यू 3 रह जाए तो आपको 2 और 3 के पावर क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो 3 3 9 9 दूनी क्या होगा 18 होगा। थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा 18 होगा। यदि स्टूडेंट n का वैल्यू 4 रहे तो 2 और n के पावर 2, इसका मतलब 4 के पावर 2 होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट 32 हो जाएगा। यदि n का वैल्यू यदि 5 रहे तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा। यदि स्टूडेंट n 1 रहे, मतलब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18, फोर्थ सेल में कितना रह सकता है 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इस सेल का जो नाम होगा K सेल नाम होगा, इस सेल का जो नाम होगा L सेल नाम होगा, इस सेल का जो नाम होगा स्टूडेंट M सेल होगा, इस सेल का जो नाम होगा N सेल होगा। इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि K सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, आपको बोलना 2, L सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 8, M सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है 18, N सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है 32 रह सकता है। यदि आपका 5 पूछे स्टूडेंट, तो 5 में कितना रह सकता है, तो ये आपका सॉल्व करके कितना होगा 50 हो जाएगा। इस तरह करके आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्विंग करना है। इसका जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा 2n का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि पूछेगा कि घुमा के K सेल में कितना रह सकता है 2, L सेल में कितना रह सकता है 8, M सेल में कितना रह सकता है 18, N सेल में कितना रह सकता है 32 रह सकता है। इस तरह करके हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मूला होगा 2n स्क्वायर होगा। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। n जो होगा नंबर ऑफ क्या होगा, ऑर्बिट होगा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट। इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, फाइंड आउट करेंगे। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। आपसे पूछेगा कि आपका थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो आपका आंसर होगा 18। फोर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो आपको आंसर देना 32। फिफ्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 50। आपसे पूछेगा K सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 2, L सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 8, M सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 18, N सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 32। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना। चलो स्टूडेंट आगे का प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, ये भी आपका क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉब्लम को क्या करना है, याद रखना है। चलो अब देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द एग्जांपल ऑफ आइसोटोन। आइसोटोन का एग्जांपल पूछ रहा है स्टूडेंट कि इसमें से जो आपका ऑप्शन है कौन सा आपका आइसोटोन है, कौन सा आपका क्या है आइसोटोन है। चलो स्टूडेंट इसका कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लो कि कोई आपका एटम्स है, वह ये आपका क्या है, उसका आपका क्या है, ये आपका एटॉमिक मास है, ये आपका क्या है एटॉमिक नंबर है। ए को बोलेंगे, सॉरी ये आपका क्या है स्टूडेंट, एटॉमिक मास को ए से सूचित करते हैं और एटॉमिक नंबर को क्या करते हैं जेड से सूचित करते हैं। ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर होगा, याद रखना है। ये आपका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। ये आपका जेड जो होगा वो एटॉमिक नंबर को सूचित करेंगे और एक से सूचित करेंगे एटॉमिक मास को। एटॉमिक मास को किससे सूचित करेंगे, आपका ए से। इसको बोलेंगे परमाणु द्रव्यमान, इसको बोलेंगे परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को सूचित करेंगे जेड से और आपका परमाणु संख्या को सूचित करेंगे, परमाणु मास को सूचित करेंगे स्टूडेंट ए से। अब देखो स्टूडेंट, कोई आपका यदि आपका कोई भी एलिमेंट है इस फॉर्मेट में दिया गया है, यदि मान लेते हैं कि कोई जेड है और ये आपका ए है और ये आपका
ये आपका क्या है, ए है, और ये आपका जेड है। यदि स्टूडेंट किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, एटॉमिक नंबर की संख्या समान हो जाए, तो आपको क्या बोलना है, वह क्या होगा, आपका आइसोटोप होगा। वो आपका क्या होगा, आइसोटोप्स होगा, आइसोटोप्स होगा, आइसोटोप्स होगा। इसको बोलेंगे स्टूडेंट समस्थानिक। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, समस्थानिक। जिसमें आपका जेड की संख्या समान हो और ए की संख्या डिफरेंट हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोटोप बोलेंगे। इसका मतलब स्टूडेंट किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यदि समान हो जाए और मास नंबर डिफरेंट हो जाए, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, आइसोटोप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोटोप बोलेंगे। अब देखो कोई एलिमेंट है स्टूडेंट, आपका क्या है, आपका जेड है और ए है। यदि आपका ऊपर वाला एटॉमिक मास यदि समान हो जाए, एटॉमिक मास क्या हो जाए, समान हो जाए, एटॉमिक मास क्या हो जाए, समान हो जाए, और आपका एटॉमिक नंबर क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, आइसोबारिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोबारिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोबारिक बोलेंगे। इसका मतलब आइसोटोप में क्या होगा स्टूडेंट, आइसोटोप में क्या होगा, आपका जेड मतलब क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। और एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट होगा। उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोप बोलेंगे। ये आपको याद रखना है। यदि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम हो जाए और एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोप बोलेंगे। इसी का उल्टा स्टूडेंट, किसी भी एलिमेंट का यदि एटॉमिक नंबर को सूचित करते हैं स्टूडेंट जेड से और एटॉमिक मास को सूचित करते हैं ए से। यदि आपका स्टूडेंट सिंबल से लिख रहे हैं, यदि जेड आपका क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, जेड मतलब क्या समझ लो, जेड मतलब क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, और ए मतलब क्या हो गया, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यदि स्टूडेंट सेम हो जाए, ए का वैल्यू सेम हो जाए और जेड का वैल्यू डिफरेंट हो जाए, तो आपको बोलना स्टूडेंट ये आपका क्या होगा, आइसोबारिक होगा। क्या होगा, आइसोबारिक होगा। ये चीज को आपको समझना है, ये चीज को आपको समझना है। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर समझने का कोशिश करो, यहां पर क्या हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, ये पर हाइड्रोजन है। देखो यहां पर एटॉमिक नंबर क्या, सबका क्या बराबर है, और आपका एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। जब एटॉमिक मास डिफरेंट होगा और एटॉमिक नंबर सेम होगा, तो ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, आइसोटोप होगा। इसको याद रखना है। ये किसका एग्जांपल है, ये आइसोटोप का एग्जांपल है। पहला नंबर जो है वो आइसोटोप का एग्जांपल है। चलो स्टूडेंट, दूसरा नंबर एग्जांपल को स्टडी करते हैं। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, समान है, एटॉमिक नंबर समान है, सेम है, और एटॉमिक मास क्या डिफरेंट है, तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट, आइसोटोप होगा। इसको आपको याद रखना है। चलो आगे की ओर चलते हैं। अब देखो सी नंबर ऑप्शन को देखो स्टूडेंट, इसका क्या है, इसका ए मतलब ये मास नंबर क्या है, सेम है, और एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, तो ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, आइसोबार होगा, आइसोबारिक होगा, आइसोबारिक होगा। आपको याद रखना है स्टूडेंट, ये आपका क्या होगा, आइसोबारिक होगा। यदि आपसे पूछता कि इसमें कौन सा आइसोटोप है, तो ए और बी क्या होता, आइसोटोप होता, सी आपका क्या होता, आइसोबारिक होता। आइसोबारिक इसीलिए हो रहा है स्टूडेंट क्योंकि इसका मास नंबर समान है और एटॉमिक नंबर क्या डिफरेंट है, इसीलिए आपका क्या हो रहा, आइसोबारिक हो रहा। अब देखो आइसोटोन मतलब क्या हो गया, आइसोटोन का मतलब होता है स्टूडेंट जिसमें आपका न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, बराबर हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आइसोटोन्स। जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, बराबर हो, उसी को क्या बोलेंगे, आइसोटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, आइसोटोन बोलेंगे, आइसोटोन बोलेंगे। अब देखो न्यूट्रॉन की संख्या को कैसे याद रखेंगे स्टूडेंट, न्यूट्रॉन की संख्या को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपका ए इक्वल टू क्या होता है, मास नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन प्लस क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। और जितना आपका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही आपका क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या होगा। इसका मतलब ए माइनस पी करेंगे स्टूडेंट, तो आपका क्या निकलेगा, न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा। तो सीधे सीधे आपको याद रखना है कि न्यूट्रॉन की संख्या को याद निकालने के लिए ए को जेड से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ए को जेड से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। यदि आपका न्यूट्रॉन की संख्या किसी एलिमेंट में बराबर हो जाए तो आपको क्या बोलना है, आइसोटोन बोलना है। क्या बोलना है, आइसोटोन बोलना है। इसका मतलब 23 को 11 से माइनस करेंगे, 24 को 12 से माइनस करेंगे। यदि ये बराबर हो रहा है तो ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, आइसोटोन होगा। आइसोटोन का मतलब न्यूट्रॉन की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए माइनस जेड, ये होगा मास नंबर, ये होगा आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को ही क्या बोलते हैं, प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। ये न्यूट्रॉन की संख्या को निकालने का क्या है, फॉर्मूला है, याद रखोगे। तो 23 माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट,
स्टूडेंट 11, तो ये आपका क्या होगा 12 होगा। न्यूटन की संख्या कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसमें भी यदि हम लोग न्यूटन की संख्या निकालेंगे तो 24 माइनस 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसका मतलब इस दोनों एलिमेंट में क्या हो रहा न्यूटन की संख्या क्या हो रहा बराबर हो रहा, इसीलिए ये आपका क्या होगा स्टूडेंट आइसोटोन होगा। बेहद इंपॉर्टेंट है, यहां से हम बहुत सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए। यदि आपका आइसोटोप पूछेगा स्टूडेंट तो आइसोटोप में बोलना है एटॉमिक नंबर क्या होगा सेम होगा और मास नंबर क्या होगा डिफरेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे आइसोटोप बोलेंगे। आइसोबारिक किसको बोलेंगे स्टूडेंट, यदि आपका मास नंबर सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा उसको आइसोबारिक बोलेंगे। और यदि स्टूडेंट न्यूटन की संख्या बराबर होगा मतलब आपका मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे और माइनस करके यदि न्यूटन की संख्या बराबर हो जाए दोनों एलिमेंट में तो ये दोनों आपस में क्या होगा आइसोटोन होगा। ये आपको याद रखना है। इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा डी होगा। इस तरह का प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट आइसोटोन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे आइसोटोन्स बोलेंगे। आपसे पूछ रहा था कि चारों ऑप्शन में कौन आइसोटोन है तो आंसर क्या होगा डी होगा। चलो आगे की ओर लेते हैं, आगे का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, आप ही बताओ कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है स्टूडेंट हर्ट्ज होता है। क्या होता है हर्ट्ज होता है, जिसको हम लोग सूचित करते हैं Hz से। किससे सूचित करते हैं Hz से सूचित करते हैं। आपको याद रखना होगा कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है तो आपको बोलना है हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है हर्ट्ज होता है। आपको याद रखना होगा स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है यूनिट होता है हर्ट्ज होता है Hz होता है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन होता है स्टूडेंट 1 बाई क्या होता है टी होता है, मतलब 1 बाई टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होगा फ्रीक्वेंसी होगा। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड इज नोन एज द क्या बोलेंगे स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है स्टूडेंट वो आपका क्या होता है हर्ट्ज होता है। ये आपको याद रखना है। एम्पियर किसका यूनिट होगा स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है कि करंट का जो यूनिट होगा वो आपका क्या होगा एम्पियर होगा। एम्पियर होगा करंट का जो यूनिट होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा एम्पियर होगा। करंट को हम लोग क्या बोलते हैं धारा बोलते हैं, इसका यूनिट क्या होगा एम्पियर होगा। आपसे पूछेगा ओम किसका यूनिट होता है तो आपको बोलना है रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा ओम होगा। इसको भी याद रखना है। पास्कल किसका यूनिट होगा स्टूडेंट, पास्कल किसका यूनिट होगा, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो पास्कल जो होगा स्टूडेंट वो आपका किसका यूनिट होता है प्रेशर का यूनिट होता है, दाब का यूनिट होता है। तो पास्कल पूछेगा तो पास्कल किसका यूनिट है प्रेशर का यूनिट है। ओम किसका यूनिट है रेजिस्टेंस का यूनिट है। करंट किसका करंट का यूनिट क्या है एम्पियर है। तो आपका धारा का यूनिट क्या होगा एम्पियर होगा। रेजिस्टेंस का यूनिट मतलब प्रतिरोध का यूनिट क्या होगा ओम होगा। दाब का यूनिट क्या होगा पास्कल होगा। यह चीज को आपको याद रखना होगा। इसमें पूछ रहा व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या यूनिट होगा आपको बोलना है हर्ट्ज होगा। क्या होगा हर्ट्ज होगा। यह आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। यह आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। करंट का भी पूछा जा सकता है, रेजिस्टेंस का भी पूछा जा सकता है, प्रेशर का भी पूछा जा सकता है। इसको भी आपको क्या करना है साइड से याद रख लेना। चलो आगे की प्रॉब्लम को देखते हैं। 5 नंबर क्या बोल रहा है आइडेंटिफाई द मिसमैच पेयर। इसमें आपको बोलना है स्टूडेंट कि कौन आपका मिसमैचिंग आइडेंटिफाई है। चलो सिरका, सिरका को क्या बोलते हैं स्टूडेंट विनेगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं विनेगर बोलते हैं। विनेगर में क्या मिलता है एसिटिक एसिड मिलता है स्टूडेंट। इसमें मतलब सिरका में कौन सा चीज मिलेगा तो एसिटिक एसिड मिलेगा। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसका मतलब विनेगर या सिरका में क्या मिलता है एसिटिक एसिड मिलता है। यह आपका क्या है स्टूडेंट सही है। ड्राई आइस, ड्राई आइस मतलब क्या हो गया शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ में क्या होता है स्टूडेंट सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड क्या मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं ड्राई आइस बोलते हैं। यहां पर ड्राई आइस की जगह पर क्या दिया है स्टूडेंट D2O। D2O को क्या बोलते हैं आपको लिखना है D2O को क्या बोलते हैं हेवी वाटर बोलते हैं। हेवी, हेवी वाटर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट भारी जल बोलते हैं। तो भारी जल का जो फॉर्मूला होगा वो आपका क्या होगा D2O होगा। D2O होगा। इसका आपका नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है हेवी वाटर का, भारी जल का। ये पूछा जा सकता है कि हेवी वाटर का यूज कहां करते हैं तो बोला न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में हेवी वाटर का यूज किया जाता है। हेवी वाटर का फॉर्मूला जो होगा D2O होगा। ड्राई आइस का जो फॉर्मूला होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं स्टूडेंट ड्राई आइस बोलते हैं। इसका मतलब यही वाला आपका क्या है मिसमैच है। इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा ड्राई आइस का जो आपका ऑप्शन दिया D2O ये आपका गलत
गलत है। सिरका में आपका क्या मिलता है, विनेगर में क्या मिलता है, आपको बोलना है एसिटिक एसिड मिलता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होगा CH3COOH। बेकिंग सोडा, अब देखो स्टूडेंट, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आपसे पूछा है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा, इसी को क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट NaHCO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, बेकिंग सोडा बोलेंगे। आपको याद रखना होगा सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलेंगे हम लोग, बेकिंग सोडा बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होगा NaHCO3 होगा। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा को बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होगा NaHCO3। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं स्टूडेंट, ये भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं, तो आपको याद रखना होगा Mg ब्राइकेट OH का होल 2। यदि आपका पेट में ज्यादा एसिडिटी हो जाता है स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को लेते हैं जिससे हमारा एसिडिटी ठीक हो। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आपका फॉर्मूला होगा Mg ब्राइकेट OH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलेंगे Mg ब्राइकेट OH का होल 2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपको बोला Mg ब्राइकेट OH का होल 2। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होगा NaHCO3। वाशिंग सोडा पूछेगा स्टूडेंट, वाशिंग सोडा बोलेगा स्टूडेंट, धोने वाला सोडा। तो इसका फॉर्मूला होगा Na2CO3 और आपका 10H2O होगा। इसी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, वाशिंग सोडा बोलेंगे, मतलब धोने वाला सोडा का फॉर्मूला जो होगा, धोने वाला सोडा का जो फॉर्मूला होगा वो आपका क्या होगा, Na2CO3.10H2O होगा स्टूडेंट। ये आपको याद रखना है। इसका मतलब इसमें कौन गलत है, आपका बी गलत है, इसको आपको याद रखना होगा। आपसे पूछेगा स्टूडेंट जिप्सम का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको बना CaSO4.2H2O। ये आपका जिप्सम का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ये भी याद रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होगा, CaSO4 हाफ H2O। यही आपका क्या होगा स्टूडेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होगा। आपसे पूछेगा कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होगा, यह भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको बोलना है CaCl2। ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, ब्लीचिंग पाउडर का क्या होगा, फॉर्मूला होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ये होगा, जिप्सम का फॉर्मूला ये होगा, धोने वाला सोडा का फॉर्मूला ये होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला ये होगा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला ये होगा, हेवी वाटर का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट ये होगा। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिडिक एसिड पाया जाता है। ये सब आपको चीज को याद रखना। मार्स गैस किसको बोलते हैं स्टूडेंट, ये भी याद रखना है कि मार्स गैस किसको बोलते हैं। ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ है। मीथेन को क्या बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं। मीथेन को क्या बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं स्टूडेंट। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। चलो, ड्यू टू कोरोजन ऑफ व्हिच मेटल इट्स कलर टर्न ग्रीन। यदि आपका किस मेटल में कोरोजन मतलब जंग लग जाने से उसका रंग क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। किस मेटल में जंग लगने से, कोरोजन होने से आपका उसका रंग क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। किसका ग्रीन हो जाएगा, ये आपको बोलना है स्टूडेंट। तो आयरन का होगा, कॉपर का होगा, सिल्वर का होगा या तो गोल्ड का होगा। आपको बोलना है कि इसमें कौन सा प्रॉब्लम का आंसर होगा। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है। ड्यू टू कोरोजन मतलब कि ड्यू टू कोरोजन ऑफ व्हिच मेटल इट्स कलर टर्न ग्रीन। यदि कोरोजन होगा स्टूडेंट तो कॉपर का कलर क्या हो जाएगा, आपका ग्रीन हो जाएगा। आपको याद रखना है, यदि कॉपर का कोरोजन हो जाएगा तो आपका उसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। आपको याद रखना है स्टूडेंट। अब देखो, यदि आयरन का कोरोजन हो जाएगा तो इसका रेडिश ब्राउन क्या हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा
रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा स्टूडेंट, रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा, मतलब रेड ब्राउन मिक्स हो जाएगा, इसका मतलब आयरन का कोरोजन होगा तो रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा। और आपका सिल्वर का यदि आपका कोरोजन हो जाएगा स्टूडेंट तो सिल्वर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, यदि सिल्वर का कोरोजन हो जाएगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। आयरन का कोरोजन हो जाएगा तो रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा। कॉपर का कोरोजन होगा तो कैसा होगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। गोल्ड का कोई भी कोरोजन नहीं होता है। ये आपका कोरोजन फ्री मेटल है स्टूडेंट, ये भी आपको याद रखना है कि किसमें आपका कोरोजन नहीं होता है। तो गोल्ड और प्लेटिनियम एक ऐसा धातु है जिसमें आपका कोरोजन नहीं होता है, कोरोजन फ्री मेटल है स्टूडेंट। कोरोजन फ्री मेटल कौन सा है, तो आपको बोलना है गोल्ड और आपका क्या होगा, प्लेटिनियम होगा। ये आपका क्या होता है, इसमें आपका कोरोजन नहीं होता है। इसमें आपका क्या होता है स्टूडेंट, नॉट कोरोजन, नॉट कोरोजन, इसमें कोरोजन नहीं होगा स्टूडेंट। आपको याद रखना है कि आपका गोल्ड और आपका प्लेटिनम में कोरोजन नहीं होता है। कोरोजन फ्री मेटल कौन सा है, यह भी ऑप्शन पूछा जा सकता है। तो आपका गोल्ड या तो क्या होगा, प्लेटिनम होगा, यह आपको याद रखना है। इसका मतलब कोरोजन से कॉपर का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। आयरन का कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। सिल्वर का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। गोल्ड का नहीं कोरोजन होता है, नॉट कोरोजन होता है, इसका कोरोजन नहीं होता है। कोरोजन मुक्त धातु है स्टूडेंट, कौन आपका, गोल्ड और प्लेटिनम। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, इन द फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय फोटोकेमिकल रिएक्शन व्हिच प्रोडक्ट इज नॉट रिसीव। अब देखो स्टूडेंट, कोई मान लेते कि पेड़ पौधा है, कोई पेड़ पौधा है, मान लेते कि ये पेड़ है, ये आपका पेड़ पौधा है, ये आपका पेड़ पौधा है, ये आपका क्या है, पेड़ पौधा है। इसमें आपका क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ये पेड़ पौधा है और इसमें आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है स्टूडेंट। तो जब भी इसमें फोटोसिंथेसिस कराना होगा तो आपको क्या चाहिए स्टूडेंट, आपको चाहिए CO2 और आपको क्या चाहिए, H2O, जल चाहिए। और आपको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और आपको क्या चाहिए, क्लोरोफिल इससे मिल जाएगा। वो सनलाइट की उपस्थिति में ये क्या करता है, अपने फोटोसिंथेसिस को करता है। और ये आपका क्या देता है, ग्लूकोज देता है। क्या देता है स्टूडेंट, ग्लूकोज देता है, ग्लूकोज देता है। क्या देता है, ग्लूकोज देता है। और आपका क्या बनता है, और आपका प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। इसका मतलब ये क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करता है। और आपका ऑक्सीजन के साथ साथ ग्लूकोज को क्या करता है, बाहर निकालता है। इसका मतलब स्टूडेंट ये आपका क्या करता है, इसमें पूछ रहा है कि प्रोडक्ट इज नॉट रिसीव, कौन प्रोडक्ट आपका रिसीव नहीं होगा। तो ग्लूकोज होगा स्टूडेंट, ऑक्सीजन होगा, ऑल ऑफ द एबव नहीं होगा। इसमें आपका कौन सा प्रोडक्ट आपका रिसीव नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिसीव नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। इसका मतलब इसका यदि आपका रिएक्शन पूछे स्टूडेंट तो इसका रिएक्शन होगा CO2 प्लस H2O सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में आपका सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल से ये क्या करता है, आपका ग्लूकोज C6H12O6 प्लस क्या बनाता है स्टूडेंट, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। अब देखो यहाँ पर, अब देखो इसको बैलेंस करना है तो कार्बन की संख्या कितना है, 6 है। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितना करना होगा, 6 करना होगा। चलो 6 कर दिए। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन की संख्या कितना, 12 है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, 6 करना होगा। तो 6 कर दिए। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 6 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना, 6 दूनी 12 और 6 18 है। इसका मतलब 6 यहाँ पर हो गया, 6 यहाँ पर हो गया, 6 यदि यहाँ पर हो गया स्टूडेंट तो यहाँ पर क्या करना होगा, O2 है तो ये 6 हो गया। अब 6, अब कितना घटा, 6 18 है तो आपका कितना, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितना है, 6 है। और यहाँ पर कितना है, 6 दूनी 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 12 6 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, 6 है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब 18 करना है। तो यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो गया स्टूडेंट, बैलेंस हो गया। ये आपका क्या है, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है। यदि आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के उपस्थिति में आपका क्या बनाएगा, ये आपका स्टूडेंट ग्लूकोज और ये क्या बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा। तो ये भी रिएक्शन आपको याद रखना है स्टूडेंट, ये आपका फोटोसिंथेसिस में ये रिएक्शन क्या होता है, बनता है। अब देखो स्टूडेंट, ये आपका कैसा प्रोसेस है, ये आपका बोलो कि ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। तो ये आपका कैसा चेंज है स्टूडेंट, केमिकल चेंज है, क्योंकि ये एक बार बन जाने के बाद फिर ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो ये प्रोसेस जो होता है फोटोसिंथेसिस, कैसा प्रोसेस है, तो आपको बोलना है केमिकल चेंज है। कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। ये आपका प्रोसेस कैसा है, केमिकल चेंज है, क्योंकि इससे ये बन जाएगा बट इससे अब ये नहीं बन पाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, केमिकल चेंज बोलते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपका इक्वेशन को याद रखना है, ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका ग्लूकोज होगा, ये आपका ऑक्सीजन होगा, इसको बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड और आपको वाटर चाहिए, तभी जाके आपका क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बनेगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पेड़ पौधे को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और आपका जल चाहिए, उससे लेके सनलाइट की उपस्थिति में आपका जो प्रोडक्ट बनाएगा वो आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। तो इसमें बोल रहा है कौन प्रोडक्ट रिसीव नहीं होता है, तो आपको बोलना है कार्बन डाइऑक्साइड। 8 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट। प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट मतलब फलों को प्रिजर्वेशन करने के लिए हम लोग मतलब बचाने के लिए, मतलब उसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे स्टूडेंट, नाइट्रस ऑक्साइड, सोडियम बेंजोएट, क्लोरोफॉर्म, सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको फलों को बचाने के लिए, सड़ने से बचाने के लिए, प्रिजर्वेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं। खाद्य पदार्थों का संरक्षण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम बेंजोएट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, ये समझना स्टूडेंट कि नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, N2O होता है। इसको बोलते हैं हंसाने वाला गैस, इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लफिंग गैस बोलते हैं। ये भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द लफिंग गैस, तो आपको बोलना है नाइट्रस ऑक्साइड या तो N2O, ये आपका लफिंग गैस का क्या है, फॉर्मूला है। क्लोरोफॉर्म, बेहोशी करने के लिए स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड, आप देखो स्टूडेंट H2SO4 और HNO3 ये आपका एसिड कंपोनेंट है, ये दोनों मिल के आपका स्टूडेंट क्या करवाता है, एसिड रेन करवाता है। क्या करवाता है, एसिड रेन करवाता है। इसका मतलब एसिड रेन करवाने में किसका योगदान है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों मिलकर क्या करवाता है, एसिड रेन करवाता है। एसिड रेन में आपका इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 5.5 होता है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। 5 to क्या होता है, 5.5 होता है। एसिड रेन में आपका एसिड रेन में पीएच वैल्यू कितना होता है, 5 से लेके 5.5 तक होता है। इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट मिलने से एसिड रेन होगा, H2SO4 और HNO3 मिलने से आपका क्या होगा, एसिड रेन होगा। H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। दोनों कंपोनेंट मिलने से आपका एसिड रेन बनता है। इसका पीएच वैल्यू होता है 5 से लेके 5.5 तक। इसको क्या बोलते हैं, लफिंग गैस बोलते हैं। ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको याद रखना है। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, लफिंग गैस बोलेंगे। किसी भी फ्रूट को मतलब प्रिजर्वेशन करने के लिए, सुरक्षित प्रदान करने के लिए हम लोग सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं। क्लोरोफॉर्म का यूज बेहोशी करने के लिए किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड मिलकर क्या करता है, ये आपका एसिड रेन करता है। अम्लों का राजा किसको बोलते हैं स्टूडेंट, अम्लों का राजा बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। ये भी आपका क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ। अम्लों का राजा किसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होगा H2SO4, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। इसका मतलब खाद्य पदार्थों को प्रिजर्वेशन करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सोडियम बेंजोएट का यूज करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Which of the following event is not an example of physical change, कौन आपका फिजिकल चेंज का एग्जांपल नहीं है, ये भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपका प्रॉब्लम, इस तरह का कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट। आपका दो तरह का चेंजिंग होता है, एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज उस तरह के चेंजिंग को बोलेंगे जो आपका एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट बनेगा, फिर दूसरे कंपोनेंट से फिर वो ओल्ड वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बन जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फिजिकल चेंज बोलेंगे। मान लेते हैं स्टूडेंट कोई आपका, ये आपका ए है, ए से आपका प्रोडक्ट बना बी, फिर बी से आपका ए बन गया, इसका मतलब ए से बी बना
फिर बी से ए बन गया, तो इस तरह के चेंज को क्या बोलेंगे, इस तरह के चेंज को बोलेंगे स्टूडेंट फिजिकल चेंज बोलेंगे। इस तरह के चेंज को क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। जैसे आपका, जैसे मान लेते स्टूडेंट वाटर से यदि आपका आइस बना, तो फिर आइस से क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। मतलब वाटर से आइस बना, फिर आइस से आपका वाटर बन गया, तो इस तरह के चेंज को क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। इस तरह के चेंज को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, फिजिकल चेंज बोलेंगे। जैसे स्टूडेंट ये आपका दूध है, दूध से आपका दही बना, दूध से आपका क्या बना, दही बना, दूध से दही बना, बट आपका स्टूडेंट दही से तो दूध नहीं बनेगा। इसका मतलब इस तरह के चेंज को क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। तो ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, केमिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा। इस तरह के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। मतलब ए से बी बनेगा, बट बी से अगेन ए नहीं बन पाएगा। जैसे ए से आपका बी बन गया स्टूडेंट, फिर बी से आपका ए नहीं बनेगा, तो इस तरह के चेंज को क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। ये आपको याद रखना होगा। फिजिकल चेंज उस तरह के चेंजिंग को बोलेंगे जैसे एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट बना, फिर दूसरे प्रोडक्ट से फिर वो ओरिजिनल वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, तो इस तरह के चेंज को क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। बट यहां से ये बना, बट इस प्रोसेस से ये नहीं बन पाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। तो आपको फिजिकल चेंज समझ में आ गया, केमिकल चेंज समझ में आ गया। अब देखो स्टूडेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट ए एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। इसमें किसका, ये इसमें कौन सा एग्जांपल फिजिकल चेंज नहीं है। रेडनेस ऑफ वायर ऑफ हीटर, यदि हीटर में हम लोग स्टूडेंट प्लग लगाएंगे तो उसका वायर का कलर कैसा हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा। फिर प्लग को ऑन करेंगे तो रेड हो जाएगा, फिर ऑफ कर देंगे तो फिर वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना कैसा है चेंज स्टूडेंट, मोमबत्ती पिघल रहा है, फिर वो फिर उसको फिर जमा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर वैक्स बन जाएगा। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स मतलब मोमबत्ती का पिघलना, ये भी आपका क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। राइपनिंग ऑफ फूड मतलब फलों का पकना, एक बार फल पक जाएगा तो फिर वो कच्चे फलों से यदि फल पक जाएगा स्टूडेंट, तो पका हुआ फल से तो वो कच्चा नहीं हो पाएगा। तो ये आपका कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है, ये आपका फिजिकल चेंज नहीं है। वाटर चेंजिंग टू आइस मतलब वाटर चेंज होगा आइस में, फिर आइस किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में। ये आपका कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। ये भी आपका फिजिकल चेंज है, ये भी आपका फिजिकल चेंज है। बट सी जो ऑप्शन होगा ये केमिकल चेंज है स्टूडेंट। इसमें पूछ रहा है व्हिच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट ए फिजिकल चेंज, मतलब राइपनिंग ऑफ फूड इज ए केमिकल चेंज, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी द सी। सी आंसर क्या होगा आपका, क्या होगा, राइट होगा। तो फिजिकल चेंज आपको समझ में आ गया स्टूडेंट, केमिकल चेंज समझ में आ गया। ये आपको याद रखना है। श्वसन प्रक्रिया क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। फोटोसिंथेसिस कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। मोमबत्ती का जलना कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। ये याद रखना। ये देखो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल चेंज है, बट मोमबत्ती का जलना कैसा चेंज है स्टूडेंट, केमिकल चेंज है। ये आपको बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 9 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। व्हिच रे मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर, किस रे का पेनिट्रेटिंग पावर मैक्सिमम होता है स्टूडेंट, अल्फा, बीटा, गामा और नॉन ऑफ दी। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका होता है स्टूडेंट, वो आपका क्या होता है, वो आपका क्या होता है, गामा रेज का। गामा रेज का आपका पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है स्टूडेंट, वो आपका क्या होता है, मैक्सिमम होता है। गामा रेज का पेनिट्रेटिंग पावर क्या होता है, वो आपका क्या होता है, मैक्सिमम होता है। गामा रेज का पेनिट्रेटिंग पावर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये आपको याद रखना। ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर मेटल किसको बोलेंगे स्टूडेंट, आप देखो क्विक सिल्वर आपका मरकरी को बोलते हैं। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कमरे के तापमान पर ये आपका लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। एक ऐसा मेटल का नाम बताओ जो कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, वो आपका क्या होगा स्टूडेंट, मरकरी होगा। एक ऐसा नॉन मेटल का नाम बताओ जो कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, उसका आंसर होगा स्टूडेंट ब्रोमीन। क्या होगा, ब्रोमीन होगा। सबसे हल्की धातु जो होता है स्टूडेंट वो लिथियम होता है। सबसे भारी धातु जो होता है ओस्मियम होता है। और विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट धातु पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। कोबाल्ट 60 का यूज हम लोग ब्लड कैंसर के रूप में करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कुछ एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं। लिथियम जो होता है सबसे हल्की धातु होता है। ओस्मियम जो होता है सबसे भारी धातु होता है। मरकरी जो होता है इसी को नाम बोलते हैं क्विक सिल्वर। कौन सा मेटल को हम लोग क्विक सिल्वर बोलेंगे स्टूडेंट, वो आपका क्या होगा, मरकरी होगा। एक ऐसा मेटल जो कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में पाया जाता है, वो आपका क्या है, मरकरी है। एक ऐसा नॉन मेटल जो कमरे के तापमान पर आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो आपका क्या होगा, ब्रोमीन होगा। आपको याद रखना है स्टूडेंट। चलो इस
प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा? 11 होगा। जो एक्स्ट्रा चीजें बता रहे हैं वो भी आपको याद रखना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इसमें कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? ग्रेफाइट, डायमंड एंड फ्लोरीन आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन का 3 गो एलोट्रोप्स होता है स्टूडेंट, एक होता है ग्रेफाइट, दूसरा होता है डायमंड और तीसरा क्या होता है? फ्लोरीन। ये तीनों क्या है? कार्बन का एलोट्रोप्स है। इसका मतलब ये आपका सही है। आपसे पूछ रहा फॉल्स, मतलब कौन गलत है इसमें। अब देखो ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका सही होगा स्टूडेंट, क्योंकि आपका ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है स्टूडेंट। ग्रेफाइट इज यूज एज ए डाइल्यूट एंड लुब्रिकेंट, ये आपका ग्रेफाइट का यूज लुब्रिकेंट के रूप में और डाइल्यूटेंट के रूप में आपका यूज किया जाता है स्टूडेंट, ये भी आपका सही है, ये भी आपका क्या सही है। डायमंड और ग्रेफाइट एंड चारकोल आर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, ये आपका गलत है स्टूडेंट। डायमंड और ग्रेफाइट क्रिस्टल फॉर्म बनाता है, बट चारकोल आपका यहां पर जो दे दिया इसी कारण ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब आपका चारकोल आपका क्रिस्टल फॉर्मेशन कार्बन नहीं बनाता स्टूडेंट, तो इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा? डी होगा, क्योंकि आपका ये तीनों जो आंसर है वो आपका क्या है? सही है। ये आपका ए भी सही है, आपका बी भी सही है और आपका स्टूडेंट क्या है? सी भी क्या है? सही है। इस प्रॉब्लम में कौन सा आंसर होगा? आपका डी होगा। जो डायमंड और ग्रेफाइट तो क्रिस्टल फॉर्मेशन बनाता है बट चारकोल क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं बनाता है, इसीलिए इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा? डी होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ रॉक? चट्टानों की आयु को पता करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं स्टूडेंट? तो आपको बताना होगा कि यूरेनियम 235 का यूज हम लोग चट्टान की आयु को पता करने में हम लोग करते हैं। जीवाश्म की आयु को पता करने के लिए हम लोग स्टूडेंट कार्बन 14 का यूज करते हैं। रक्त कैंसर में हम लोग कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं और ये आपका घेगा कैंसर, मतलब ये आपका थायराइड कैंसर के रूप में हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं आयोडीन 131 को। तो आयोडीन की कमी से कैसा रोग होता है? घेगा रोग होता है, जिसको गलगंड रोग भी बोलते हैं। ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। कार्बन 14 का यूज जीवाश्म की आयु को पता करने में यूज किया जाता है। कोबाल्ट ब्लड कैंसर के रूप में इसका यूज किया जाता है, ब्लड कैंसर के रूप में इसका यूज किया जाता है। और यूरेनियम 235 का यूज स्टूडेंट चट्टानों की आयु, रॉक की एज को फाइंड आउट करने के लिए यूरेनियम 235 का यूज करते हैं। इसका मतलब 13 प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यह प्रॉब्लम आपका एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। जिस तरह हम लोग एक्सप्लेन किए हैं उसको आपको याद रखना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं? बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं? ड्राई आइस किसको बोलते हैं? सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? इसमें आयरन में आपका यदि जंग लगेगा तो कैसा कलर होगा? कॉपर में जंग लगेगा तो कैसा कलर होगा? सिल्वर में जंग लगेगा तो कैसा कलर होगा? गोल्ड आपका कोरोजन फ्री मेटल है, ये भी याद रखना है। फोटोसिंथेसिस करवाने में आपका क्या क्या चाहिए, क्या प्रोडक्ट आपको बाहर निकलेगा, ये भी आपको याद रखना है। उसका रिएक्शन को याद रखना है स्टूडेंट, वो भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। लफिंग गैस किसको बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड का एसिड रेन में इसका यूज किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है, बेहोशी करने में क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। केमिकल चेंज किसको बोलेंगे? फिजिकल चेंज किसको बोलेंगे? ये भी आपको बता दिए। किसका पेनेट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होता है? तो गामा रेज का पेनेट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होता है। कौन सा धातु आपका कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है? वो आपका मरकरी है, वो भी याद रखना है। सबसे हल्की धातु कौन होता है? लिथियम होता है। सबसे भारी धातु कौन होता है? ओस्मियम होता है, ये भी आपको याद रखना है। विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? कोबाल्ट धातु पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। कार्बन का तीनों एलोट्रोप्स कौन कौन सा होता है? याद रखना, ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन होता है। इसमें आपको पूछेगा स्टूडेंट कि डायमंड क्या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है? तो बोलना नहीं, डायमंड आपका बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बट ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये आपको याद रखना होगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट का यूज हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में और लुब्रिकेंट के रूप में हम लोग क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं, यह भी आपको याद रखना है। डायमंड और ग्रेफाइट का आकृति क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, बट चारकोल का आकृति क्रिस्टल फॉर्म में नहीं होता है, जिसके कारण ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो आपका बेहद इंपॉर्टेंट था, 13 प्रॉब्लम था, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था। इस तरह का प्रॉब्लम आने की संभावना एग्जाम में बहुत ही ज्यादा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम को क्या करिए स्टूडेंट? आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए, आप अपने नोट्स कॉपी में नोट्स करिए। ये आपका सेट नंबर 3 था। इस तरह करके हम लोग कंटिन्यू वीडियो लाएंगे स्टूडेंट साइंस का, जिससे आपको साइंस में 20 में 20 आ सके। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो के एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिएगा स्टूडेंट? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंदे मातरम स्टूडेंट।